कहानी के अगले भाग में हम देखते हैं। कुंतल, उन्होंने कहा और फिर अटक गई। थोड़ी देर जैसे सोचकर बोली, कुंतल तुमने तो कुछ भी नहीं बताया, तुम भी तो रुचि बताओ। शोभन साहित्यकार है, प्रतिभाशाली है, समर्थ है, योग्य है। तुम अपना मन खोलो तो आगे बात चले। मन की मधुरता के बावजूद जैसे यातना की एक घुटन घेर आई थी। कहीं अपने मन की मजबूरियां भी चमकने लगी। सच तो यह है कि उन मीठे क्षणों के बावजूद निश्चय के किसी छोर पे पहुंचना मेरे लिए आसान न था। संभवतः मन के इस अनिश्चय के कारण मुझे एक बार भी ऐसा लगा उन सबको मुझ में इतनी रुचि लेना जाती है, लेकिन नहीं करने लायक मन स्थिति नहीं थी। वह कहती जा रही थी, शोभन का भविष्य उज्जवल है, तुम सुखी हो सकोगी। घर पर केवल उसकी विधवा माँ है और वह एक इकलौता बेटा है। स्वभाव बच्चों का सा सरल है। मन में स्वप्न थे, आकांक्षाएं थे, कुछ नहीं था तो निश्चय। हो सकता है संकोच ने ही निश्चय को दबा रखा हो। सूरज डूबने को हो रहा था, शाम गहरा आई थी। संस्कार पांवों को घर की ओर खींच रहे थे, लेकिन अंतर्मन मुझे ढूंढे नहीं मिल रहा था। यह थी शुरुआत एक ऐसे पौधे की जो यत्न से उगता है, लेकिन यत्न से आरक्षित किया जा सकेगा ऐसा नहीं हो पाता। हर रोज विश्वविद्यालय से क्लास लौटकर वे ऑफिस आते, एक क्षण जैसे भटककर मेरी मेज की ओर आ निकलते और फिर श्रीमती आनंद की ओर जा निकलते। वहां से उनका बुलावा चाय के लिए आता, फिर वही चाय, वही दृष्टिपात, वही संकोच, वही मौन संभाषण। आदमी की सामाजिकता का एक पहलू शायद यह भी है कि वह पारिवारिक संलग्नता या कमिटमेंट से या तो बिल्कुल दूर भागता है या फिर उसे ओढ़ता ही चला जाता है। और यह बात अधिक सच होती है नारी के संदर्भ में। श्रीमती आनंद की स्थिति लगभग यही रही होगी। हो सकता है कि अपने लेखक पति द्वारा सामाजिकता को बात बात पर काट कर ही जीते चलने के कारण वो यह निर्णय ले बैठी हो कि मेरे सामाजिक बंधन को सफल बनाकर वे उसकी क्षतिपूर्ति कर लेंगी। मैंने ध्यान दिया कि पिछले कुछ दिनों से श्रीमती आनंद मैंने ध्यान दिया कि पिछले कुछ दिनों से श्रीमती आनंद अतिथि सत्कार के अपने नियमित कार्यक्रम की भी उपेक्षा कर रही थी। बड़े प्रयत्न के बाद उन्हें मेरी हाँ मिल गई। बड़े उत्साह से उन्होंने उस दिन आनंद साहब को मेरी स्वीकृति के बारे में सूचना दी थी। दरवाजे पर लटकते पर्दे की हल्की फांक से चुपचाप संकुचित आंखों से मैंने देखा था। आनंद साहब ने सुना तो उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए अपरिचित प्रतिक्रिया की परछाई तैरी थी। फिर तुरंत ही खिलकर उन्होंने श्रीमती आनंद को बधाई दी थी। वे बड़े विस्तार से कहती रही कि शादी में किसे किसे बुलाएंगी और क्या क्या करेंगी। तभी आनंद साहब ने उन्हें याद दिलाया था कि कुंतल के अपने माँ बाप की मर्जी भी तो जाननी होगी। कुंतल के माँ बाप की मर्जी? श्रीमती आनंद थोड़ी सी चिंतित हो उठी। आखिर वह काम भी निपटाने के लिए वे स्वयं आई थी मेरे घर। माँ से पूछा था कुंतल के पापा कब आ रहे हैं। अभी तो आने में कई रोज है, माँ ने कहा था। इस पर श्रीमती आनंद ने उनको पता लेकर लिखा। फिर बहुत आत्मीयता के साथ माँ से कहा अगर उन्हें ऐतराज ना हो तो वे कुंतल की शादी के बारे में कुछ बात करना चाहेंगी। कुंतल की शादी के बारे में? मैं वहां से उठकर जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे मालूम हुआ कि उस दिन भी उन्होंने माँ से शोभन के बारे में वही सब कुछ कहा था। माँ ने उन्हें कह दिया था कि ऐसे लड़के से शादी हो तो इसे स्वयं भी चाहेंगे, लेकिन फिर भी पक्की बात तो तभी की जा सकेगी जब कुंतल के पिताजी आ जाएं और शोभन को देख लें। श्रीमती आनंद अंदर ही अंदर थोड़ी सी असंतुष्ट हो गए। उनका उत्साह कुछ टूट गया। वे आगे जब तक बात करती रही उनका मन कुछ बुझा बुझा सा रहा। वे चलने लगी तो मैं भी नीचे आ गई। द्वार तक उन्हें छोड़ने गई। हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया तो लगा कि वे बहुत कुछ अनकहा लेकर जा रही है। वे दिन विचित्र होते हैं, देखते देखते अंतर्मन का ना जाने कितना कुछ अनायास बदल जाता है। मैंने पाया कि मैं सहसा बदल गई। ऊपर से नीचे तक हर पांव की चाप से जैसे कुछ शब्द निकलने लगते। बचपन का चुलबुलापन और शरारते जाने कब गायब हो गए थे। एक अविराम चुप मेरे ऊपर लग गया था। चलते चलते लगता था कि कहीं कुछ हिल जाएगा और टूट जाएगा। मेरे चारों ओर पारदर्शी शीशे के तारों के पर्दे खड़े हो गए थे। उनमें ना जाने कितने स्वर थे। हर सांस से वे संवेदनशील हो उठते थे।
ऐसा लगता था कि मेरी जीवा से कोई स्वर निकलते ही उन तारों में गुंजारित होगा और जाने कहाँ पहुंच जाएगा। एकांत, निर्बाध एकांत मेरा अपना बन गया था। कुछ भी शब्दों में न बोला जाकर भी मेरे और एकांत के बीच उन दिनों जाने कितने गोपन संवाद हुए थे। श्रीमती आनंद ने मेरे यहाँ से लौटकर पिताजी के लिए एक पत्र लिखा था। पत्र उन्होंने मुझे सुनाया भी था। उन गोपन संवादों में एक यह संवाद यह भी जुड़ गया था कि इस पत्र का उत्तर मेरी चाहत का उत्तर बन जाए। एक हफ्ते के अंदर पापा का उत्तर आ गया था। कुंतल के लिए इतना कुछ किया गया, उसके लिए उसने आभार प्रकट किया था और उन्होंने लिखा था कि वे स्वयं शोभन को देखकर उत्तर देंगे। पिताजी आए, अपने साथ कितना कुछ सामान लाए थे। जीजी का ब्याह होने वाला था, उनके ब्याह की तैयारियां की जा रही थी। आने के साथ पापा इन तैयारियों में डूब गए। क्या कुछ नहीं करना होता है। मेरा मन रह रह कर आतुर हो उठता था। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, आखिर एक दिन मैंने साहस करके पूछा, पापा, श्रीमती आनंद अपने खत के बारे में पूछ रही थी। पापा ने सिर्फ एक गंभीर हूं की और अतिथियों की सूचना बजाने में व्यस्त हो गए। आशंका और आतुरता के लंबे लंबे क्षण कैसे बीते मैं नहीं जानती। दोबारा फिर मैंने वह बात छेड़ी और कहा कि वे बहुत अधिक चिंता में है मेरे बारे में। वे अंतिम रूप से लड़के वालों से बात करना चाहती है। ये शब्द कितनी यातना के विस्फोट के बाद निकले होंगे नहीं कह सकती। तभी माँ की आवाज सुन पड़ी। मन आहत हो उठा। मैं सहम गई। अपने आप पर पछतावा भी हुआ, क्योंकि माँ नए जमाने को दोष देते हुए कह रही थी कि ऐसी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं लगती। लड़का यह नहीं हो तो कोई और मिल जाएगा। मैं चुपचाप ऊपर चली आई थी। लेकिन पिताजी दूसरे दिन आनंद साहब के यहाँ गए। आनंद साहब ने शोभन के बारे में सब कुछ बताया था। पापा संतोष के साथ सुनते रहे थे और तभी बात आई थी शोभन की जाति की, और इसी बात पर इसी क्षण भर में सब कुछ बदल गया था। पापा ने अपनी जाति से बाहर मेरी शादी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। आनंद साहब और उनकी पत्नी हतप्रभ हो गए। वे आहत हो उठे। शायद उन्हें कल्पना नहीं की थी कि यह स्थिति भी पैदा हो सकती है। बहुत भारी मन से श्रीमती आनंद ने कहा था कि पत्र में उन्होंने सभी कुछ साफ साफ लिख दिया था, क्योंकि शोभन से भी हाँ करा ली गई थी, इसलिए उनकी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अब कभी जाति का सवाल उठा नहीं, वरना वे इतनी गंभीर स्थिति में फंस न जाते। पिताजी क्षुब्ध थे, बल्कि उनकी बातों से लगा था कि वे वी जातीय से शादी की चर्चा छिड़ने के कारण अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। उसी क्षोभ के साथ वह उठकर भी चले आए थे। दोस्तों, मैं आपको मिलती हूँ एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।